न्यूज। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका स्वागत है देश प्रदेश की खबरों में। और अब आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू, बीजेपी सांसद रणवीर सिंह बिधूड़ी ने पीएम मोदी, जेपी नड्डा और सीएम रेखा गुप्ता का जताया आभार। अमित शाह ने सहकारिता सम्मेलन में दी 3 ऐतिहासिक उपलब्धियों को श्रद्धांजलि। हीराकुंड बांध से जारी हुआ सीजन का पहला बाढ़ जल प्रभाव, भारी बारिश के बाद जल स्तर बढ़ा। और अब खबरें विस्तार के साथ। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू होने पर बीजेपी सांसद रणवीर सिंह बिधूड़ी का बयान, पीएम मोदी, जेपी नड्डा और सीएम रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया। बीजेपी सांसद रणवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लंबे समय तक रोके रखा, जिससे वरिष्ठ नागरिकों और गरीबों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई। अब इस योजना के लागू होने से लाखों लोगों को राहत मिलेगी। देखिए, मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, भारत के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी के प्रति और दिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी के प्रति दिल्ली वासियों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि जो आयुष्मान भारत योजना लंबे समय से श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं होने दी और दिल्ली के चाहे वो वरिष्ठ नागरिक थे चाहे गरीब लोग थे, इस योजना के लागू ना होने से उनको बहुत नुकसान हुआ। हमने चुनाव से पहले वायदा किया था, मैं मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन था, कि जैसे हमारी सरकार बनेगी और सरकार की जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी, उस कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया जाएगा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, उन सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुफ्त इलाज के लिए हमारी केंद्र और दिल्ली की सरकार ने उपलब्ध करा दी है। 4 लाख वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड बना दिए हैं और बड़ी संख्या में हमारे वे कर्मचारी और अधिकारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे थे, जिनको नियमित नहीं किया गया था, उनको नियमित भी किया गया है। और आज 70 विधानसभाओं में, जिससे कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अपने घर पर ही वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें, क्योंकि हर विधानसभा में वैन जाएगी, अधिकारी और कर्मचारी उस वैन में उपस्थित रहेंगे और घर घर जाकर वरिष्ठ नागरिकों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिससे कि वो 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी के प्रति और दिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी के प्रति बहुत बहुत दिल्ली वासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। और अब अगली खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता सम्मेलन 3 ऐतिहासिक अवसरों को समर्पित। सहकारिता मंत्रालय की 4थी वर्षगांठ, एनडीडीबी के 60 वर्ष और सरदार पटेल की 150वीं जयंती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज 10,000 से अधिक महिला और पुरुष किसान यहाँ एकत्र हुए हैं और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम बहुत व्यापक है, इसलिए मैं सभी विवरणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज का दिन 3 ऐतिहासिक अवसरों को समर्पित है। सहकारिता मंत्रालय की 4थी वर्षगांठ, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के 60 वर्ष और भारत रत्न सरदार पटेल की 150वीं जयंती। ये भव्य सहकारिता सम्मेलन इन सभी उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया है। आज यहाँ पर 10,000 से ज्यादा किसान भाई और बहन आए हैं, तब ढेर सारी चीजें एक साथ हुई। कार्यक्रम बहुत लंबा चला है, मैं हर चीज के बारे में बताने नहीं जाऊंगा, मगर आज सहकारिता मंत्रालय के 4 साल का भी अवसर है। आज एनडीडीबी के 60 साल का भी अवसर है और आज सरदार पटेल की 150वीं वर्ष भी चल रहा है। इस सभी वर्ष पर, सभी स्थिति पर आज यहां पर इतना बड़ा सहकारिता सम्मेलन चल रहा है। मित्रों, हमारे देश में सहकारिता वैदिक काल से चली। पंचायत, चौपाल, समिति, भंडारा, लंगर, साझा चूल्हा, सहभोज
अनेक प्रकार से एक साथ बैठना, सोचना, भोजन करना, काम करना, ये हमारे समाज का संस्कार रहा और उसी संस्कार को आज के ही दिन नरेंद्र मोदी जी ने विधायी स्वरूप देते हुए देश में पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने का निर्णय हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया था और 8,40,000 से ज्यादा समितियां और करीब करीब 31 करोड़ लोगों के साथ जुड़ी ये समितियां, उनके अंदर नए प्राण फूंकने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। मित्रों, आज का दिन एक रूप से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 1901 में आज के दिन ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। पश्चिम बंगाल की धरती पर जन्मे श्यामा प्रसाद जी आज जन्म देशभक्त नेता थे। इन्होंने आजादी के पूर्व से ही देश की अनेक प्रकार की समस्याओं को न केवल वाचा देने का काम किया, इसके निवारण के लोगों को संगठित भी किया और निवारण के उपाय भी सुझाए। देश की जनता श्यामा प्रसाद जी को कश्मीर के साथ जोड़कर देख रही है, वो उचित ही है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो कश्मीर कभी भी देश का अभिन्न हिस्सा न बनता। वो ही एक नेता था जिसने देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे नारे के साथ अपने स्वयं का बलिदान कश्मीर के लिए देने का काम किया। परंतु इसके साथ साथ आज पश्चिम बंगाल भी भारत का हिस्सा है, तो उसका पूरा श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी प्रणवानंद जी को जाता है। और अब अगली खबर, हीराकुंड बांध से सीजन का पहला बाढ़ जल प्रवाह। लगातार बारिश के बाद जल स्तर बढ़ा। हीराकुंड बांध के मुख्य अभियंता सुशील कुमार बेहरा ने जानकारी दी कि ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश के कारण बांध में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी के चलते आज सीजन का पहला बार जल प्रवाह किया गया। जल प्रवाह से पहले पारंपरिक विधि से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद बांध के बाई और गेट नंबर 7 से पानी छोड़ा गया। सुरक्षा के तहत जल छोड़ने से पहले चेतावनी सायरन बजाया गया। इस पूरे संचालन के दौरान बांध प्राधिकरण और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पूजा करके हम 10 बजे से गेट खुले हैं। अभी तक 2 या 3 नंबर गेट चालू है। 12 गेट खुला जाएगा। अभी 12 गेट में जाएगा, आउटफ्लो 2 लाख जाएगा, इनफ्लो भी 2 लाख है। अभी तो बैलेंस होगा या फिर अगर इनफ्लो बढ़ता है तो थोड़ा राइज करेगा। उसके बाद हम रिव्यू करेंगे और आफ्टरनून में और गेट खुला जा सकता है। कहाँ से बारिश ज़्यादा हुआ है? इधर उड़ीसा का जो सुंदरगढ़ और कुचिंडा, झारसुगुड़ा, इसी एरिया से 2 नदियाँ यहाँ का है, ईब और भेड़न, उसमें ज़्यादा पानी आ रहा है। अगर आगे जरूरत पड़ेगा तो अधिक गेट खुला जाएगा? हाँ, खुला जा सकता है। कितना पानी रहना चाहिए इस महीने में? इस महीने के आखिर तक 605 रखेंगे। यहाँ पे आज हमको इन्फॉर्मेशन मतलब था कि आज हीराकुंड गेट खुलने वाला है, तो हम लोग 10 बजे से 9:45 अराउंड आके यहाँ पे खड़े हो गए थे। तो लोगों का उत्सुकता बहुत था और सायरन कुछ था। एज हम लोगों का फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आके देखना, तो लोगों का वो जो सायरन बजना, फिर कितने बार बजना, कितने बार बजने के बाद लोग भी बहुत ये हो रहे थे। पेशेंस भी लोगों का बहुत मतलब देख के बहुत अच्छा लगा कि गेट खोलने को देख के एक इतना अच्छा माहौल में इतना
जो ऐसा पानी निकल रहा है धीरे धीरे करके, 7 को गेट खुलेगा, महानदी का पानी जो ऐसे फ्लो होके जाएगा, बहुत ही देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और लोगों का एक्साइटमेंट, हम तो चलो बाहर से आए हैं लेकिन यहाँ पे जो हीराकुद के लोग रहते हैं वो आके इतने अमाउंट में यहाँ पे जमा होके वो देख रहे हैं, वो बहुत देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हीराकुद के प्रति उनका कितना मतलब एक दिल से चाहत है। देख के बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार यहाँ देखने आई मैं, क्योंकि टाइम नहीं होता, आज संडे है और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है ये, एंड श्योरली ये एक टूरिस्ट प्लेस है और सबको आना चाहिए। एक्चुअली में बहुत सुंदर जगह है, बेसिकली जो नेचर लवर है वो आ सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा दिख रहा है एंड सबको आना चाहिए यहाँ। और आइए अब देखते हैं अगली खबर। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की तकनीकी टीम तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पहुंची। F-35 लड़ाकू विमान की जांच शुरू। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के एयरबेस A400M एटलिस विमान से तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। ये टीम F-35 लड़ाकू विमान की तकनीकी जांच करेगी जिसने 14 जून का आपातकालीन लैंडिंग की थी। विशेषज्ञ विमान की सुरक्षा और तकनीकी स्थिति का आकलन कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मोहल्ला ताजिया जुलूस पहुंचा लालू यादव के आवास। कलाकारों की प्रस्तुति देख मंत्रमुग्ध हुए आरजेडी प्रमुख राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव। जुलूस के साथ आए कलाकारों की पारंपरिक प्रस्तुति को उन्होंने बड़े ध्यान से देखा और सराहा। मौके पर मौजूद लोगों ने धार्मिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल पेश की।
इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। दिल्ली को 1700 करोड़ मिले, एक पैसा खर्च नहीं हुआ, जेपी नड्डा का केजरीवाल सरकार पर निशाना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विज्ञान भवन में कार्यक्रम के दौरान कहा कि पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 2021 से फरवरी 2025 तक दिल्ली को 1700 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। अब इस फंड को जनता की भलाई के लिए खर्च करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के कंधों पर है। इस मौके पर नड्डा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में आयुष्मान भारत रजिस्ट्रेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। मुझे यह भी आपके साथ साझा करना है कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो 2020-21 से प्रारंभ हुआ और जिसके अंत 2025 के अंत में हो जाएगा, 26 के मार्च में, उसमें हमने 1700 करोड़ रुपए दिए हुए थे। 1700 करोड़ 21 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक एक पैसा नहीं खर्च हुआ। और अब ये रेखा जी के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेवारी आई है कि उनको अब 8 महीने के अंदर ये 1700 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की जनता के लिए लगाना है। तो इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि हमारी दिक्कत क्या थी कि हम तो पानी लेकर के तैयार थे कि हम आपको दिल्ली की प्यास बुझाएं, लेकिन आपने मतलब आपके निर्णय ने लोटा ही उल्टा रखा हुआ था, तो मैं क्या करता। बीस तारीख को आपने लोटा सीधा किया तो आयुष्मान भारत आपको मिल गया। ₹40 लाख दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी 2017 से 2017 के सितंबर महीने से गरीब लोगों को 5 लाख रुपए हर साल मुफ्त इलाज के लिए देने के लिए तैयार बैठे थे। कब से? 2017 के सितंबर से। लेकिन आपने लोटा उल्टा रखा था। बोल बोल के थक गया मैं। अरे भाई ले लो 5 लाख रुपए, गरीब लोग, वंचित लोग, पीड़ित लोग। और कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। ये जो झुग्गी झोपड़ी के बड़े चैंपियन बने हैं, ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, इनको 5 लाख रुपए का मोदी जी हर साल मुफ्त इलाज के लिए देने के लिए तत्पर बैठे हैं ना। मेरी नाक आगे आती है। ऐसा अहम गरीबों के साथ इस तरीके का अन्याय किया गया। लेकिन आपने 20 तारीख को लोटा सीधा किया। तो मोदी जी ने आपको इसके साथ साथ सूद सहित वापस दिया। और दिल्ली में अब रहने वाले 70 साल से उम्र के कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का, किसी भी आय का, आमदनी का, जो भी व्यक्ति होगा, 70 साल से तय जिंदगी अंतिम सांस तक उसको प्रधानमंत्री जी का 5 लाख रुपए हर साल मिलता रहेगा इलाज के लिए। और अब आइए डालते हैं नजर अगली खबर पर। हिमाचल में बादल फटने पर बोली कंगना रनौत, लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, राहत राशि सीएम सुखविंदर सुक्खू को ही जाएंगे। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और बाढ़ के हालात को लेकर कहा कि हम लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लोग बेघर हो गए हैं और उनका सामान बह गया है। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ काम करे, चाहे सेना भेजनी हो, कपड़े या खाना। उन्होंने आगे कहा कि एक सांसद के रूप में हम केंद्र सरकार से राहत राशि की मांग कर सकते हैं, लेकिन वो राशि अंततः सुक्खू जी को ही जाएगी।
आप बताओ। जी, मैं यही कहूँगी कि हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगियाँ फिर से वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, लेकिन उसके साथ ही जो दुख उन्होंने झेले हैं, जो लोग उन्होंने खोए हैं, जो परिवार, जो अपनी यादें, वो जो अपना सब घर बार खोना, ये उनका बहुत ज़्यादा दुख है और दुख में हम उनके साथी हैं और उस दुख में हम उनके साथ हैं। जी, धन्यवाद। लीडर ऑफ अपोजिशन जयराम ठाकुर देवरिया विधानसभा क्षेत्र सराज में पहुंचे और यहाँ पे पिछली पूरी सदी की बात की है तो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है, तो क्या कहेंगे आप इसमें? बहुत दिल बहुत दुखता है लोगों की ये पीड़ा देख के, और लोगों की जो हम लोग करेंगे और जिस तरह से डिज़ास्टर का हम लोग इसको डील करेंगे वो होगा, लेकिन उसके साथ में जो पीड़ा है, जो लोग चले गए, जिस तरह से लोग मिसप्लेस्ड हो गए हैं, विस्थापित हो चुके हैं, अपने घर कपड़े उनके गुम गए हैं, ये पीड़ा तो मैं क्या ये ज़रूर कह सकती हूँ, सांत्वना देने के लिए हम यहाँ पे है। वो तो जो चले गए उनको तो दुनिया में कोई वापस नहीं ला सकता। जी मैम, आपदा को लेकर अगर बात की जाए तो 2023 में भी इसी क्षेत्र ने ऐसी ही आपदा जो है पहले भी देखी हुई है। क्या लग रहा है आपको मैम, जो कांग्रेस की सरकार वो कितना कार्य कर पाई है? देखिए, कांग्रेस की सरकार जो बैठ के मुझे ही, मेरा ही नाम जपते रहते हैं रात दिन, मुझे ही याद करते रहते हैं, तो मुझे भी वो संकोच होता है बार बार बताने में कि जो राज्य सरकार के काम हुए हैं वो राज्य सरकार को करने पड़ेंगे। इस सांसद के पास कोई कैबिनेट नहीं होता है, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं होती है। डीसी से हम लोग किसी चीज़ों का मुआयना जरूर ले सकते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल राज्य सरकार के साथ मिल के काम करते हैं। कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहती, हमारे तो फ़ोन भी नहीं डीसी उठाते हैं, उठाते तो कोई डीसी तो बोलते हैं कि बाद में बात करेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो खैर, इस टाइम पे कोई ब्लेम गेम की बात नहीं है, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि हमें और तो और सांसद निधि भी डिज़ास्टर फंड में इस्तेमाल करने का हमें अलाउ नहीं होता है। ये केंद्र सरकार के जो काम हैं हम उनको लेके यहाँ पे आए हैं। उस जो भी काम यहाँ पे अब हो रहा है केंद्र सरकार ही कर रही है, चाहे उन्होंने आर्मी भेजी हो यहाँ पे सबको रेस्क्यू करने के लिए, चाहे राशन भेज रहे हो, चाहे कंबल भेज रहे हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। और मेरा जो काम है सांसद होने के नाते वो ये है कि मैं वहाँ उनको स्थिति का ब्यौरा दूँ और उनसे जो है वो रिलीफ फंड की मांग करूँ। लेकिन वो रिलीफ फंड जाएगा तो सुखू जी को ही, वो हमारे पास नहीं आएगा। अब पिछली बार भी दिया था, अब की बार ये उम्मीद है अब की बार तो कम से कम वो रिलीफ फंड लोगों तक पहुँचे। तो हम तो निवेदन करेंगे और निश्चय ही प्रधानमंत्री जी ज़रूर, होम मिनिस्टर जी ज़रूर जो है यहाँ के लिए रिलीफ फंड दिल खोल के देंगे। और अब अगली खबर, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले प्रशांत किशोर, कोरोना में बिहार के लोगों ने सबसे ज्यादा दुख झेला। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बनकर करते हैं लूट। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड के दौरान जब मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे तब बिहार के लोगों ने सबसे ज्यादा दुख झेला। जब भी सरकार बनती है वो स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं ताकि लूट कर सके, हम उन्हें बख्शने वाले नहीं। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल जो मामला है वो दिलीप जायसवाल का है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है और भूमि व शराब माफिया से जुड़े हुए हैं। उन्होंने किशनगंज के मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया है। भाई, वो मामला इस राज्य में मंगल काल की बात करने वाले अमंगल स्वास्थ्य मंत्री का है। वो मामला दिलीप जायसवाल का नहीं है, वो मामला हम लोग के अमंगल पांडे का है, जिनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बिहार के लोगों ने कोविड के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी झेली। जिस आदमी के बारे में लोग कहते हैं कि ये कॉटन बैंडेज में पैसा चोरी करता है, और ये आदमी जब भी सरकार बनती है तो स्वास्थ्य मंत्री बनता है ताकि लूट खसोट, और इस आदमी का एक ही काम है, जैसे मंत्री बनो, जिस डॉक्टर का प्रैक्टिस चल रहा है उसका सूची बनाओ और उसको सबसे ज्यादा दूर ट्रांसफर करो ताकि हर 6 महीना पर जाके आपको 5-10 लाख रुपया घूस दे। तो उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं, सिवान में लड़ रहे हैं, जीरादेई मेहरबा में लड़ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। अभी मामला दिलीप जायसवाल का है क्योंकि भाई साहब यहाँ भाजपा के अध्यक्ष है, मोदी जी आते हैं तो उनके बगल में बैठते हैं और यहाँ सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जो खुद ही भूमि माफिया है, जो खुद शराब माफिया है, जो खुद बालू माफिया है, जो खुद दूसरों की प्रॉपर्टी कब्जा करता है। हमको किसी ने बताया कि कल कहा है कि हम घर में घुस के अपराधियों को मारेंगे। अरे भाई, तुम्हारा पार्टी का अध्यक्ष ही अपराध कर रहा है तो क्या उसको भी मारोगे? उस पर क्या करोगे ये बताओ। कल यहाँ एक हत्या हुई है ना 2 दिन पहले, पूरे बिहार में चर्चा है, खेमका साहब जी को गोली मार दी गई। कल जाकर इन लोगों ने क्या कहा यहाँ के डिप्टी सीएम ने कि हम लोग अपराधियों को घर में घुस कर मारेंगे, बुलडोजर चलाएंगे।
अब इनको न्याय नहीं करना, इसमें भी हिंदू मुसलमान करना है, इनको बुलडोजर याद आ रहा है। भाई तुम्हारा पार्टी का अध्यक्ष 20 वर्ष से हत्या का आरोपी है, मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया है, उसको तुम माननीय बनाए हो, उसको मंत्री बनाए हो, उसको अपने दल का अध्यक्ष बनाए हो और कहते हो कि अपराधी पर कार्रवाई करेंगे, कोई मानेगा? और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजीवनी घोटाले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जुबानी जंग के बीच अशोक गहलोत ने दिया सुलह का संदेश। बोले आइए बात करें, समाधान निकाले। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने संजीवनी घोटाले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ चल रही जुबानी जंग के बीच सुलह की पहल करते हुए कहा कि मैंने जवाब में ट्वीट किया है, जब हाईकोर्ट का फैसला आया था तब भी मैंने ट्वीट किया था, वही दोहराया है क्योंकि उसमें सारी बातें शामिल है। सरकार बदलने के बाद 2 महीने में 2 रिपोर्ट बनी और क्लीन चिट दे दी गई। हाईकोर्ट ने केस को खारिज नहीं किया, सिर्फ राहत दी है। अब अगर कोई चाहे तो निचली अदालत जा सकता है, कोई अंतिम राहत नहीं मिली, नहीं खारिज हुआ है। उसका मैंने जवाब तो दिया, अभी ट्वीट किया मैंने, क्योंकि मैंने जब हाईकोर्ट का फैसला हुआ था तब जो ट्वीट किया मैंने वापस को रिपीट किया, उसमें सब बात आ जाती है, सब बात आ जाती है। और इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि सरकार बदलते ही 2 महीने में नई रिपोर्ट बन गई और इनको दे दी क्लीन चिट। तो हाईकोर्ट ने कोई जब ये गए थे 482 के अंदर 482 में आना पड़ता है FIR को पेश कराने के लिए, हाईकोर्ट ने उसको पेश नहीं किया। इनको रिलीफ दी है कि आप, क्योंकि पुलिस खुद कह रही है, SOG खुद कह रही है आप मुलजिम नहीं, फिर हम क्या करें, अब मुलजिम नहीं हो। तो अगर अब सरकार या चाहे कोई तो लोअर कोर्ट में जाए और उसकी परमिशन लेके भी केस आगे बढ़ा सकते हैं। तो रिलीफ कहाँ मिली है? जिस काम के लिए गए थे वो केस तो ही नहीं है। तो मैंने ट्वीट किया, उसमें सब बातें मैंने लिखी है, आप देख लीजिए। और मेरी फिर मैं कहना चाहूँगा, सवाल ये नहीं है कि माफ़ी दे, नहीं तो माफ़ी मांग कौन रहा है। मैंने तो कहा उनको चाहिए, जब सच्चाई इनको मालूम पड़ गई कि जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, जो डॉक्यूमेंट हमारे वक्त में हाईकोर्ट में पेश हुआ है SOG का, उसके अंदर इनके नाम थे, इनके परिवार वालों के नाम थे, इनका खुद का नाम था, वो मैंने खाली पब्लिक किया था। क्योंकि मेरे पास जो लोग आते थे ऐसे गरीब लोग हैं, आप अगर देख लो उनको लगे कि क्या इन्होंने जमीनें बेची होगी, गहने बेचे होंगे पुराने जमाने के, पेंशन मिली होगी, वो तमाम इन्होंने बेच करके पैसा जमा करवाया, हमें अच्छा पैसा मिल जाएगा। और प्रमोट ये खुद करते थे, उस कंपनी को प्रमोट करने के प्रमाण है, खबरें आ चुकी है, ये इस प्रकार की उनके आह्वान करते हो पब्लिक को, तो सबको मालूम है। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट करी थी भी कि क्यों नहीं हम लोग मिलके, जब आप निर्दोष कहते हो अपने आप को, हम दोनों मिलके बातचीत करें। हम जाएं, बाड़मेर जा सकते हैं, जोधपुर जाएं, और कोई जिले में मान लो बड़ी संख्या में लोग हैं, वहाँ जाके उनको विश्वास दिलाएं, हम सब मिलकर के आपको रिलीफ कैसा मिले, पैसा वापस कैसे आए, उस दिन हम मिलके काम करिए। मैंने ऑफर दी, इसमें क्या गलत काम किया। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर मान लो कांग्रेस सरकार के वक्त में नीयत खराब होती, तो जैसे इन्होंने 2 महीने में फैसला कर लिया, रिपोर्ट नहीं बना दी और इनको क्लीन चिट दे दी, अगर ऐसा ही तरीका हम अपनाते, हमने तो 2 साल लगाए होंगे, अगर नीयत खराब होती तो 2 महीने वाली रिपोर्ट इनकी तरह तैयार होकर के कई लोग जेल जाते हैं। इनको पता नहीं लगता, जो आज बोल रहे हैं इनको पूछो, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। हम इनके परिवार की महिलाओं को कोई तंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए कोई SOG आगे भी नहीं बढ़ी, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवाज है भाई, महिलाओं को नहीं उसको टच करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं तो जो पुरुष कहता है वैसे वो पैसे जमा कराती है। तो महिलाओं का क्या दोष है, इनकी माँ का क्या दोष है, इनकी पत्नी है या इनके जो और भी साले वाले भी मेरे ख्याल उसके अंदर है। तो हमने तो खाली बस जांच की थी, जांच पूरी नहीं, उसके पहले चले गए हाईकोर्ट के अंदर FIR को पेश करने, कहता है 482 के अंतर्गत कि मेरी FIR को आप पेश कर दीजिए। पेश हाईकोर्ट ने की नहीं है, तो ये किस घमंड में बोल रहे हैं, मेरी समझ के परे हैं। मैं इनको फिर कहना चाहूँगा, अगर आप निर्दोष है तो हम साथ निकलें, बातचीत करें और जो लोग पीड़ित थे उनको जाके मिलें
और जो संघर्ष समिति है उनको विश्वास में लेना भाई हम आपका साथ देना तैयार हैं। उससे तो ये राइट लेफ्ट कर रहे हैं और मैं मतलब माफी नहीं दूंगा। मैंने कभी नहीं कहा माफी दो या नहीं दो, मैंने तो कहा केस इनको विड्रॉ करना चाहिए। मैं फिर कहना चाहूंगा, मुझे कुछ लोगों ने कहा भी था भाई ये खुद भी चाहते हैं भाई कि कोई केस आगे नहीं बढ़े, हम लोग सब समाप्त करते हैं कोई झगड़ा है तो मुझे खुशी हुई कि भाई चलो ये भी चाहते हैं झगड़ा समाप्त हो। और मुझे इसीलिए मैं आगे बढ़ के मैंने मीडिया को कह दिया कि जब ये खुद चाहते हैं कि केस समाप्त हो, आपस में कोई झगड़ा नहीं हो, तो इसका मतलब ये चाहते हैं भाई कि गरीबों को न्याय मिले। इस भ्रम में मैंने कह दिया जोधपुर के अंदर भाई क्यों नहीं हम जब सब मिलकर के इन जो बेचारे कोई सोच नहीं सकता, कुछ लाख लोग कहते हैं, कुछ 1.25 लाख कहते हैं, क्या क्या लोग आए मेरे पास में कपड़े पहनने के लिए नहीं और 25 लाख जमा कर दिए। इसका मतलब जो पुराने लोग हैं जमीन बेची होगी, अपने महिलाओं के गहने बेचे होंगे, क्या क्या किया गया होगा। तो मैं अगर मुख्यमंत्री हूँ, गृह मंत्री हूँ, तो मैंने पता किया एसओजी के अंदर, तब मालूम पड़ा कि हमने हाईकोर्ट के अंदर लिख के दे दिया है ये सब मुलजिम है उसके अंदर, अभियुक्त है जो भी कहते हैं इनको। तो मैंने वो बात मीडिया को कह दी जिससे कि जनता को लगे, जो पीड़ित उनको लगे भी सरकार हमारे पक्ष में खड़ी है। ये तो कोई सरकार किसी पार्टी की हो, ये चाहेगी भाई कि लोगों को लगे कि हम आपकी पैरवी कर रहे हैं। दुर्भाग्य से भजनलाल शर्मा जी की जो ये सरकार है, इसने बजाय इसके कि उनको विश्वास दिलाते 2 महीने में नई रिपोर्ट तैयार कर दी, सबको फ्री कर दिया। तो आप सोच लीजिए हमारी नीयत खराब होती, जेल भेजने की नीयत होती, हम भी इनके तो 2-4 महीने में रिपोर्ट तैयार कर देते। हमने तो कई लोगों तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठवाया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से FSL कहते हैं, FSL रिपोर्ट कहते हैं, वो बनवाई हम लोगों पूरी तरह तहकीकात करके फिर जो हमने ट्वीट किया है, मैंने कुछ बातें लिखी भी, आप जाके देख लीजिए। मैं अब भी कहना चाहूंगा कि मेरा कोई पूरे जीवन में मैंने किसी को कोई झूठा आरोप नहीं लगाया। मैं इनको ही कहना चाहूंगा, आपका जो खुद का औरा है, आप केंद्रीय मंत्री बने हो, केंद्रीय मंत्री को मैं बड़ा पद मानता हूँ कि एक अवसर मिला इनको जिंदगी के अंदर कि भाई आपको केंद्रीय मंत्री बनाया मोदी जी ने। अब केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के मंत्री होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो खुद आगे आकर के अगर और लोगों पर आरोप लगे उसको हल करे। ये तो खुद पे आरोप लगा है, उसके लिए तैयार नहीं है कि भाई हम जाके, जब मैं ऑफर कर रहा हूँ हम सब मिलके कर लें, तो मिले मुझसे मिले तो सही, कम से कम मिल के हम बात करें आपस के अंदर। ये 2 लोगों को साथ लेके आ जाए इनकी पार्टी के, हम बैठ के बात करें भी क्या किस प्रकार से हम इनको इमदाद कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, पैसा वापस दिला सकते हैं। सरकार सरकारी होती देखिए, और कानून बने हुए हैं, पैसे दिलाने कानून बने हुए हैं, आगे तो बढ़े कम से कम। पर ये चले गए हाईकोर्ट के अंदर और उसके बाद में नया फैसला हो गया, वापस जांच करो, सरकार नहीं आई, 2 महीने में जांच कर ली, हमें 2 साल लगे, तब भी हम उसकी जांच को आगे बढ़ा रहे थे हम लोग। तो 2 साल बना 2 महीने। आप सोच सकते हो कि हमने चार्टर्ड अकाउंट में बैठा है, कोई गलत नहीं फंसना चाहिए। मेरे रहते हुए कोई निर्दोष आदमी फंस जाए उसको मैं पाप समझता हूँ। अगर कोई निर्दोष आदमी फंस जाए झूठा, ये तो कानून में नहीं कहता है। संदेह का लाभ तो कानून देता है लोगों को, जो मर्डर किए हुए आरोप लगते हैं उनको भी कानून का लाभ मिलता, कानून का संदेह का लाभ मिलता है। ये तो एक ऐसा केस है जिसमें इनको खुद को चाहिए था आगे आके बातचीत करें। और अब देखते हैं अगली खबर। शाइनी एकादशी पर मुंबई की सिद्धिविनायक मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। शाइनी एकादशी के पावन अवसर पर मुंबई स्थित प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला है। लक्ष 84 योजनेमध्ये
चार खाणीमध्ये जेवढे जीव आहेत त्या देहाला बोलता येत नाही, चालता येत नाही, असं दर्शनाला रांगा लावता येत नाही. या दर्शनाकरता केवळ एक देह दिला, त्याने दिला देह भजना जमला. हा देह मिळाल्यानंतर त्याची याला कुठपर्यंत घेऊन जातात. आपण प्रवासी आहेत ना सर्व, आपण कोण आहोत? या मृत्यू लोकांमध्ये आलेले प्रवासी आहोत. या लोकांचं नावच त्याला मृत्यू दिला. तिथं खूप हा शब्द सापडत नाही. हा केवळ शब्दाला अस्तित्व आहे. चूक हा शब्द केवळ शब्दाला अस्तित्व आहे. चूक हे प्रतिभाच नाही. असा सोहळा गेल्या 20 दिवसापासून आळंदी पंढरपूर वेगवेगळ्या ठिकाणाहून साधू संतांच्या सोबतीत असंख्य लाखो वारकरी आज पंढरपूरच्या गावामध्ये कुणीही कल्पना करू शकत नाही. आपल्या घरात आणि त्या सर्वांना त्या पंढरपूर नगरीनं सामावून घेतलं. हे जगातलं सर्वात मोठं आश्चर्य आहे. तो शब्दाला मांडलेला आहे. गणपती बाप्पा. आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ी एकादशी का बहुत ही महत्व है. जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कितने हर्षोल्लास के साथ में, धार्मिक उत्सव के साथ में यह एकादशी श्रद्धालु मनाते हैं, व्रत रखते हैं, जाकर के पंढरपुर में या अपने जो स्थानीय जहाँ भी मंदिर है वहाँ पर लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद ग्रहण करते हैं. और आज से ही चातुर्मास का प्रारंभ होता है. देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थानी एकादशी तक. तो यह निश्चित रूप से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है. यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस प्रकार से श्री सिद्धि विनायक मंदिर में भी लाखों की संख्या में भक्त आकर के दर्शन करते हैं. और यहाँ पर भी आषाढ़ी एकादशी का एक बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. और आइए अब देखते हैं अगली खबर। जयपुर में कांग्रेस राज्य मुख्यालय का निर्माण कार्य शुरू। कुल 5 मंजिला होगा नया भवन। गोविंद सिंह डोटासरा का बयान। जयपुर में कांग्रेस राज्य मुख्यालय के निर्माण को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस कार्यालय की नींव हमारे कई वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में रखी गई थी। नया भवन 2 बेसमेंट और 3 मंजिलों सहित कुल 5 मंजिला होगा। इसमें मुख्य कांग्रेस टीम के साथ साथ अन्य संगठन भी कार्य करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि इस नए भवन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि हमारा पुराना कार्यालय शहर के बहुत ही भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित था, जहाँ ट्रैफिक की बड़ी समस्या थी। कि नया भवन 6000 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा, जिसे हमारी सरकार के दौरान अशोक गहलोत जी ने स्वीकृति दी थी। आदरणीय खड़गे साहब को राहुल गांधी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यहां आकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और धारीवाल जी और सब लोगों ने मेहनत करके जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो भवन था इसके लिए प्रयास किए, जमीन अलॉट कराई और खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने आकर के यहाँ शिलान्यास किया। उसके बाद में हमारे चुनाव आ गए, फिर लोकसभा के चुनाव आ गए, तो काम शुरू करने में थोड़ा समय जरूर लग गया।
हालांकि जो हमें परमिशन है वो 7 साल तक काम शुरू करने की थी, लेकिन पहले ही शुरू कर लिया। और आज आदरणीय अशोक गहलोत जी, रंधावा साहब, हमारे सीपी जोशी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष और रामलाल जाट जी, धारीवाल साहब, हमारे दोनों सह प्रभारी हमारे रामकेश जी, रफीक जी, तमाम रोहित बोरा जी, उमेदा राम जी, भजन लाल जी, बीडी कल्ला जी, सब लोग सारे के सारे जो हमारे प्रमुख नेतागण हैं, उनके सामने ये शिलान्यास पूजा का कार्यक्रम हुआ और आज से कार्य शुरू हुआ है। ये टोटल 2 बेसमेंट और 3 मंजिल यानी 5 मंजिल का भवन होगा और इसमें हमारे मेन कांग्रेस प्लस अग्रिम संगठन वगैरह के सबके ऑफिसेज होंगे और यहीं से पूरी कांग्रेस चलेगी। मैं समझता हूं कि ये बहुत हमारी आवश्यकता थी, क्योंकि जो भवन पहले का हमारा भवन है वो बहुत ही कंजेस्टेड जगह है शहर में, तो वहाँ पर ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती थी और ये भवन 6000 वर्ग मीटर जमीन हमारी सरकार के समय अशोक गहलोत जी ने, धारीवाल जी ने, इन्होंने सबने अलॉट कराई और AICC से हमें फंडिंग कराई गहलोत साहब ने और ये पूरा का पूरा कंप्लीट हमने परमिशन लेकर के ये भवन का काम अब हम चालू कर रहे हैं। 12 महीने में हम सिविल कंस्ट्रक्शन करेंगे और 6-8 महीने हमें उसमें पूरे में लगेंगे, यानी 1.5 और 2 साल के अंदर अंदर हम पूरी तरीके से इस भवन को तैयार कर देंगे और उसके बाद में यहीं से कांग्रेस चलेगी। मैं समझता हूं कि जैसे जैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जैसे उत्साह देखने को मिल रहा है कि जब भवन की एक बैठक हुई थी तो सब लोगों ने आगे बढ़ करके मदद करने के लिए, भवन के लिए देने के लिए। हमारा डिजिटल खाता है, ऑनलाइन पेमेंट है, एक भी पैसा नगद का कोई सिस्टम नहीं है। पूरा का पूरा जो भी कोई डोनेट करेगा वो AICC को जाएगा और AICC हमको देगी और हम लोग इस कंस्ट्रक्शन को कराएंगे। ये इस तरीके की व्यवस्था की गई है, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी। कितनी लागत इसमें? आप जो भी आएगी, लेकिन अभी जो सिविल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें लगभग 1200 रुपये स्क्वायर फीट का जो हमने जो टेंडर किया है, ठेका किया है, तो उस हिसाब से ये आई है। इसके लिए एक 21 आदमियों की कमेटी हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बनाई है, जिसमें गहलोत साहब भी हैं, पायलट साहब भी हैं, ये भी सीपी जोशी जी भी हैं, रामलाल जी भी हैं, धारीवाल जी भी हैं, रोहित बोरा जी भी हैं, रफीक जी भी हैं। सारे लोग प्रमुख लोग हैं जो इसको देखेंगे, इसको और एक्सटेंड ये कर सकते हैं। पूरा का पूरा कार्य इस भवन का ये कमेटी देखेगी और ये कमेटी जो भी निर्णय लेगी वो अपने आप में सक्षम होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की देखरेख में ये भवन बन रहा है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा भवन बनेगा। और इसके साथ आज की पूजा के दिन हमने संकल्प लिया है कि सभी जिलों में हम प्रयास करेंगे एक भवन बने। तो सीपी जोशी जी ने तय किया कि राजसमंद जिले में जिला के कार्यकर्ता जल्दी ही इस दीपावली के बाद में भवन का शिलान्यास कार्यक्रम करेंगे। रामलाल जी वगैरह जो भीलवाड़ा में भी ये भवन का निर्माण का कार्य चालू करेंगे। गंगानगर में भी हमारी जमीन है, वहां भी हम भवन का कार्य चालू करेंगे। तो ये साल राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने कहा संगठन का साल है, संगठन के सशक्तिकरण का है। तो पदाधिकारियों के साथ साथ पदाधिकारियों के बैठने के लिए, मीटिंग के लिए भवनों की व्यवस्था कैसे हो, इस दिशा में भी इस पूरी साल में हम लोग काम करेंगे। और अब बढ़ते अगली खबर क्या। सीमा रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार ने वर्षों से नहीं दिए स्थायी रोजगार, अब 1400 नर्सों को नियुक्ति पत्र। ऐतिहासिक पल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पैरामेडिक्स को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कहा कि पूर्व दिल्ली सरकारों ने राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को वर्षों तक कोई स्थायी नौकरी नहीं दी। आज का दिन ऐतिहासिक है जब करीब 1400 नर्सों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। साथियों, वर्षों से दिल्ली सरकार ने एक भी परमानेंट जॉब किसी भी विभाग में दी नहीं है। वर्षों बाद आज दिल्ली सरकार के इतिहास में ये दिन नोट किया जाएगा जहां पर इकट्ठे लगभग ये 1400 नर्सिस को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं। हमने हर एक हॉस्पिटल पे एक MS आते ही लगाया। इससे पहले 4 हॉस्पिटल्स में एक MS था। हमने डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए
पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए सारी तैयारियां कर दी है। मैं यही कहना चाहती हूं कि ये डबल इंजन की सरकार दिल्ली में दिल्ली की जनता के लाभ के लिए हर एक काम करेगी, हर एक सेक्टर में करेगी। और दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ पे वो सारी सुविधाएं जनता को दी जाएंगी जिस पे उनका हक है। और आइए अब देखते हैं अगली खबर। हेल्थ मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि स्टाफ की कमी दूर करने का गर्व का विषय, नई नर्सें दिल्ली के लोगों की अच्छी सेवा करेगी। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरण पर कहा कि ये गर्व की बात है कि हमारी सरकार के सामने आने वाली स्टाफ की कमी को अब दूर किया जा रहा है। वे समर्पण से काम कर रहे हैं। हमारे सभी डॉक्टरों और नर्सों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो काम समय रहते नहीं हो पाया उसे अब पूरा किया जा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब जो नर्सें जुड़ रही है वे दिल्ली के लोगों की अच्छी सेवा करेगी। नहीं, ये तो एक गर्व का विषय है। जो स्टाफों की कमी हमारी सरकार बनने के बाद आपके सामने आई थी, हम उसको दूर करते जा रहे हैं। खासकर मैं इसमें अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के अपने सारे अधिकारियों का स्वागत करूंगा जो अपने एफर्ट के साथ इस काम में लगे हुए हैं, और हमारी मुख्यमंत्री भी उसमें एफर्ट में लगी हुई हैं। और हम तो स्वागत कर रहे हैं। जो ये काम 5 साल पहले होना चाहिए था, इनसे नहीं हो पाया, स्टाफों की कमी होती गई। और जो भी स्टाफ नर्सेज आ रही हैं, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वो दिल्ली की जनता की सेवा करेंगी और हम और हेल्थ व्यवस्था को अच्छा कर पाएंगे। मैडम, ये मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये वैन उस जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचेंगी जहां कोई पहुंच नहीं पाता है। वय वंदना हम कार्ड जो बना रहे हैं, 2 लाख से ऊपर हमने वय वंदना कार्ड बना दिए हैं। उस बुजुर्गों के पास, उस जरूरतमंदों के पास जो किसी कारणवश नहीं कर पाते, हर मोहल्ले और कोने पे जाके वो उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। देखिए, एलजी साहब ने जो लेटर लिखा है उनका स्वागत करते हैं। एलजी साहब की ये हमने भी लेटर लिखा है सीएक्यूएम को कि भाई अभी थोड़ा अपने ऑर्डर को रिवाइज करें, क्योंकि पिछली सरकार ने 10 साल में दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिए है। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। बात रखने के बाद जो विषय सामने आएगा, अपनी बात बताएंगे कि हम कैसे दिल्ली को साफ सुथरा करने का, पॉल्यूशन फ्री करने का काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट भी हमारी बात पे ध्यान देगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने मनाया अपना 90वां जन्मदिन। हिमाचल प्रदेश में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अपने 90 जन्मदिन का उल्लासपूर्वक समारोह मनाया। इस खास अवसर पर श्रद्धालु और अनुयायी उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते नजर आए। दलाई लामा की शिक्षाएं और उनके संदेश विश्व भर में शांति और सहिष्णुता के प्रतीक माने जाते हैं। अब आइए देखते हैं अगली खबर। योग गुरु रामदेव का संदेश, कांवड़ यात्रा में भोलेनाथ को समर्पित करें बुरी आदतें, संकल्प ले नशा मुक्त जीवन का। योग गुरु रामदेव बाबा ने कहा, जो कांवड़ को लेकर चलते हैं वे भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं। भगवान शिव पवित्रता के प्रतीक और सनातन धर्म के महानतम देवताओं में से एक है, आदि योगी है। इसलिए शिव भक्तों को संयम और धैर्य दिखाना चाहिए। यदि कोई बीड़ी, सिगरेट पीने, शराब पीने या भांग जैसी नशीली चीजों का सेवन करता है तो इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान वे अपनी सभी वासनाओं को भोलेनाथ को समर्पित करें। उन्हें संकल्प लेना चाहिए कि वे नशा मुक्त जीवन बिताएंगे। कांवड़ जो लेकर के जाते हैं वो भगवान शिव के उपासक, और भगवान शिव पवित्रता के और हमारे सनातन के सबसे बड़े गौरव, वो आदि योगी। इसलिए शिव भक्तों को संयम का और धैर्य का परिचय देना चाहिए। और कुछ लोग यदि किसी को बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई नशा, भांग आदि खाने की भी यदि किसी को आदत है, तो जब इस बार कांवड़ लेकर के जाएं तो भगवान भोलेनाथ शिव को अपने सारे व्यसन अर्पित कर दें और एक नशा मुक्त जीवन जीने का भी संकल्प लें और एक सच्चा शिव भक्त होने का चरित्र दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। सारी दुनिया कह सके भारत के सनातनी हिंदू शिव भक्त जो है उनमें अपरिमित धैर्य भी है और उनके जीवन में संयम, सदाचार, सच्चरित्रता, पवित्रता है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। 20 साल बाद साथ आए बाला साहेब के दोनों लाल। मुंबई के वर्ली डोम में जल्लोष के साथ विजय मोर्चा आयोजित किया जा रहा है। इस मोर्चे के दौरान दोनों ठाकरे बंधु एक साथ नजर आए।
कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मंच पर पहुंच गए। बता दें कि 20 साल बाद ऐसा मौका आया है कि दोनों भाई एक साथ मंच पर आए हैं। इस दौरान दोनों ने मिलकर एक साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर हार चढ़ाया। विजय मोर्चा में राज ठाकरे ने जनता को संबोधित किया। संबोधन के दौरान राज ने कहा, मुझे हिंदी भाषा बुरी नहीं लगती, कोई भी भाषा हो बुरी नहीं होती, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, कोई भी भाषा हो। किसी भी भाषा को खड़ा करने के लिए बरसों की तपस्या लगती है। सन्माननीय उद्धव ठाकरे, आणि माझ्या जमलेल्या सर्व तमाम मराठी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, खरं तर दोघांची भाषणं संपली ना की एकत्र आरोळ्या ठोका. खरं तर आज मोर्चा निघायला पाहिजे होता. तोंडानेच आहे ना. बस बस मोर्चा खरं तर निघायला पाहिजे होता. मराठी माणूस कसा सर्व बाजूने एकवटतो याचं एक चित्र मोठ्या प्रमाणावरती उभं राहिलं असतं. पण नुसत्या मोर्चाच्या चर्चेनेच माघार घ्यावी लागली. खरं तर आजचाही मेळावा हा खरं तर शिवतीर्थावरती मैदानात व्हायला पाहिजे होता. मैदान ओसंडून वाहिलं असतं अख्खं. पण पाऊस आहे, पावसामध्ये सगळ्या ठिकाणी अशा प्रकारचे काही जागा मिळत नाहीत फारशा मुंबईमध्ये. आणि म्हणून आज तुम्हाला सर्वांना इथे यावं लागलं. मी बाहेर जे उभे आहेत त्यांची मी दिलगिरी व्यक्त करतो की त्यांना आतमध्ये येता नाही आलं. परंतु आता काही स्क्रीनवरती आठवा. मी माझ्या मुलाखतीमध्ये एक म्हटलं होतं की ज्याच्यातनं या सगळ्या गोष्टी खरं तर सुरू झाल्या. आणि मी असं म्हटलं होतं की कोणत्याही वादापेक्षा आणि कुठच्याही भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे. आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत. जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं. आता बऱ्याच सगळे चॅनल्सचे सगळे कॅमेरे तिकडे लागले, तिकडे लागले, इकडे लागलेत. आता संध्याकाळी सगळं सुरू होईल. आता काय वाटतं, काय दोघांची बॉडी लँग्वेज कशी होती? कोणी कमी हसलं का, कोणी जास्ती हसलं का, कोणी बोलतायत का? आपल्याकडे मूळ विषय सोडून इतर गोष्टींमध्येच फार रस असतो अनेकांना. खरं तर आजचा हा मेळावा, मोर्चालाही तीच घोषणा होती, आजच्या मेळाव्यालाही तीच घोषणा आहे की कुठचाही झेंडा नाही, मराठी हाच अजेंडा.
माझ्या मराठीकडे, माझ्या महाराष्ट्राकडे वेडावाकड्या नजरेने पाहायचं नाही कोणी. ठरलं ना आपलं सगळ्यात शेवटी द्यायच्या घोषणा. बसा, शांत बसा. खरं तर हा प्रश्नच अनाठाई होता, काही गरजच नव्हती. हे कुठून अचानक हिंदीचं आलं मला काही कळलं नाही. मला आणि हिंदी कशासाठी? हिंदी कोणासाठी? हिंदी त्या लहान लहान मुलांवरती जबरदस्ती करताय तुम्ही. कोणाला विचारायचं नाही, शिक्षण तज्ञांना काही विचारायचं नाही, कोणाला काही विचारायचं नाही. बस आमची सत्ता आहे, आमच्याकडे बहुमत आहे, आम्ही लादणार. तुमच्या हातात सत्ता असेल ती विधान भवनात, आमच्याकडे सत्ता आहे रस्त्यावर. एक पत्र लिहिलं, 2 पत्र लिहिली, नंतर ते दादा भुसे माझ्याकडे आले. मला म्हणाले की आम्ही काय म्हणतो एवढं समजून तर घ्या, एवढं काय म्हणतो एवढं ऐकून तर घ्या. म्हटलं दादा तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, तुम्ही काय सांगता ते ऐकून घेईन पण ऐकणार नाही. मराठीच्या विषयामध्ये त्याच्यात तुम्ही तिसरी भाषा लादताय, त्रिभाषा सूत्र. कुठलं त्रिभाषा सूत्र आणलं? त्रिभाषा सूत्र ज्या वेळेला आलं ते फक्त सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामधल्या दुव्यासाठी म्हणून हे त्रिभाषा सूत्र फक्त आणलं. आज कोर्टातही नाही, तुम्ही हायकोर्टात जा, सुप्रीम कोर्टात जा, इंग्रजीमध्ये सगळ्या गोष्टी होतात. कुठे आहे त्रिभाषा सूत्र? मग मला सांगायला लागले म्हणे केंद्रीय शिक्षण धोरणामध्ये, त्या धोरणातही नाही राह, केंद्राच्या शिक्षण धोरणात, इतर कोणत्या राज्यातही नाही. महाराष्ट्रात प्रयोग करून पाहिला तरी दक्षिणेची राज्य तर हिंग लावून विचारत नाही त्यांना. पण महाराष्ट्र ज्या वेळेला पेटून उठतो त्यावेळेला काय घडतं आणि काय होतं हे आज राज्यकर्त्यांना समजलं असेल. त्याशिवाय का माघार घेतली? विनाकारण आणलेला विषय होता. मी त्याशी त्या भुसेंना सांगितलं, म्हटलं मला सांगा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश कोणती तिसरी भाषा आणणार आहे? खरं तर आणली पाहिजे. गंमत बघा, हिंदी भाषिक राज्य आहेत ती आर्थिकदृष्ट्या मागास, आणि हिंदी न बोलणारी जी राज्य आहेत ती आर्थिकदृष्ट्या प्रगत, आणि वर आम्ही हिंदी शिकायचं. यांना हिंदीतून राज्य नाही सांभाळता आली, यांना राज्यांचा विकास नाही करता आला. जे हिंदी बोलत नाहीत त्या राज्यांमध्ये, हिंदी बोलत असलेल्या राज्यांमधनं नोकरी धंद्यासाठी लोक इकडे येत आहेत आणि हे म्हणतात हिंदी शिका. कोणासाठी शिकायचं? 5वी नंतर काय हिंदी चित्रपट सृष्टीमध्ये जाणार आहेत पोरगा? कोणासाठी शिकायचं? हिंदी भाषेबद्दल मला वाईट नाही वाटत, भाषा कोणतीही श्रेष्ठच असते, उत्तमच असते. मग ती मराठी असेल, गुजराती असेल, तामिळ असेल, पंजाबी असेल, बंगाली असेल, हिंदी असेल, अजून कुठचीही असेल. एक भाषा उभी करायला खूप प्रचंड तपश्चर्या लागते, खूप लोकांची मेहनत असते. एक लिपी उभी करायला खूप प्रचंड ताकद लागते. अशाच भाषा काय उभ्या राहत नसतात. आणि हे भाषेचं नवीन कुठून आणलं? त्याशी ते अमित शहा म्हणाले ज्याला इंग्रजी येतं
त्याला पुढे म्हणे लाज वाटेल म्हणे मला इंग्रजी येतं. अरे तुम्हाला नाही येत? या संपूर्ण हिंद प्रांतावरती 125 वर्ष 1400 वर्ष मराठ्यांनी राज्य केलं. 1400 वर्ष इतक्या राज्यांवरती आम्ही राज्य केलं. तो त्यावेळेला राज्यच नव्हती, पण जे प्रदेश होते त्याच्यावरती राज्य केलं. आम्ही मराठी लादली गुजरातवरती, मध्य प्रदेशवरती, राजस्थानवरती, पंजाबवरती, इतर सगळ्या प्रांतांवरती जिथे जिथे म्हणून अटोकपर्यंत पोहोचले होते मराठा साम्राज्य, आम्ही लादली. अरे हिंदी भाषा आहे, 200 वर्षापूर्वीची भाषा आहे, महाराजांच्या काळात पण नव्हती. कशासाठी आणि कोणासाठी आणि काय करायचे नेमकं? यांनी फक्त चाचपडून पाहिलं, चाचपडून. मुंबई स्वतंत्र करता येते का याच्यासाठी अगोदर जरा थोडंसं भाषेला डिवचून बघू. महाराष्ट्र शांत राहिला तर पुढे ते पाऊल टाकू. कोणाची माय व्हॅली आहे त्यांनी महाराष्ट्राला हात घालून दाखवावा, मुंबईला हात घालून दाखवावा. त्या मजाक वाटला काय? आम्ही शांत आहोत याचा अर्थ गांडू नाही आहोत. काही अंगावरती लादायचा प्रयत्न करतात आणि मग आता माघार घेतली ना, मग माघार घेतली त्याचं काय करायचं? मग वेगळ्या ठिकाणी वळवा सगळं प्रकरण. वेगळ्या ठिकाणी म्हणजे कुठे? ठाकरेंची मुलं इंग्रजी मीडियम मध्ये शिकली, बरं मग पुढे? म्हणजे दादा भुसे मराठी मीडियम मध्ये शिकून शिक्षण मंत्री झाले, देवेंद्र फडणवीस इंग्रजी मीडियम मध्ये शिकून मुख्यमंत्री झाले. कुठे काय शिकले याचा काय संबंध? अहो कोणाकोणाची मुलं इथे परदेशामध्ये शिकतायत, याद्या आहेत आमच्याकडे. त्याचं काय करणार आहात तुम्ही? आणि त्याच्यातल्या त्याच्यात मंत्रिमंडळातल्या एक एक मंत्र्याचं हिंदी आहे का? फेफरं येईल, फेफरं. हे असले प्रश्न महाराष्ट्रात विचारले जातात. आता मी तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगतो. आम्ही मराठी मीडियम मध्ये शिकलो, हो शिकलो. आमची मुलं इंग्रजी मीडियम मध्ये शिकली, हो शिकली. मग याच्यावरती तुम्ही प्रश्न काय उपस्थित केला? ह्यांना मराठीचा पुळका कसा? हे इंग्रजी मीडियम मध्ये टाकतात. बरं, सन्माननीय माननीय बाळासाहेब ठाकरे आणि माझे वडील श्रीकांत ठाकरे हे इंग्रजी मीडियम मध्ये शिकलेले आहेत. या दोघांवरती तुम्ही मराठीबद्दल शंका घेऊ शकता का? लालकृष्ण अडवाणी सेंट पॅट्रिक हायस्कूल ख्रिश्चन मिशनरी स्कूल मध्ये शिकले. हिंदुत्वावर शंका घेऊ का त्यांच्या? कॉन्व्हेंट स्कूल मध्ये शिकलेले आहेत अडवाणी. दक्षिण भारतामध्ये बघा, तमिळच्या प्रश्नावरती, तेलुगूच्या प्रश्नावरती कडवटपणे समोर येऊन उभे राहतात. कोण विचारते तर ना, तुमची मुलं कुठे शिकली आणि तुम्ही कुठे शिकलात? उद्या मी हिब्रू भाषेत शिकीन आणि मराठीपणाचा कडवट अभिमान बाळगीन.
काय प्रॉब्लेम आहे? मी आता तुमच्याकडे दक्षिणेतले इंग्रजीमध्ये मी अगदी थोडक्यात यादी आणली आहे. दक्षिण भारतातील इंग्रजी माध्यमात शिकलेले नेते आणि अभिनेते: जयललिता दोवेंतो इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्टॅलिन इंग्लिश मीडियम स्कूल लायला, कनिमोझी प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंट स्कूल, उदयनिधी म्हणजे करुणानिधींचा नातू डॉन बॉस्को, चंद्रबाबू नायडू वडील इंग्लिश टीचर होते, शिक्षण इंग्रजी माध्यमात झालं, पवन कल्याण आंध्र उपमुख्यमंत्री, शिक्षण सेंट ॲन, नारा लोकेश NTRचा नातू चंद्रबाबूंचा मुलगा, स्टॅनफोर्ड स्कूल, कमल हसन सांथोम हायस्कूल, अभिनेता विक्रम मॉटफोर्ड स्कूल, अभिनेता सूर्या इंग्लिश मीडियम, AR रहमान आधी पद्मशेषाद्री बालभवन आणि नंतर मद्रास क्रिश्नरी हायस्कूल. परवा दिवशीचा एक प्रसंग सांगतो. एका व्यासपीठावरती तामिळनाडूमध्ये AR रहमान व्यासपीठावरती उभे होते, काहीतरी कार्यक्रम होता, त्या बाई तामिळमध्ये बोलत होत्या. अचानक ती बाई हिंदीत बोलायला लागली. त्याच्यावरती रहमानने तिच्याकडे असं बघितलं, बोलला हिंदी, आणि व्यासपीठावरनं खाली उतरला. तुमचा कडवटपणा हे तुम्ही शिक्षण कुठे घेतले याच्यावरती नसतो, तो कडवटपणा तुमच्या आतमध्ये असावा लागतो. म्हणजे बाळासाहेब इंग्रजी मीडियम मध्ये शिकले, इंग्रजी वर्तमानपत्रामध्ये व्यंगचित्र काढायचे, पण मराठीचा अभिमान याच्या बाबतीत कधी तडजोड नाही केली. म्हणे एक भाषा म्हणे सगळ्यांनाच बांधून ठेवते. कुठची एक भाषा? आजपर्यंत काय वाकडं झालं? म्हणजे आपल्या संरक्षण खात्यामध्ये घ्या, आपल्या संरक्षण खात्यामध्ये जेवढी रेजिमेंट्स आहेत, मी फक्त तुम्हाला नावं वाचून दाखवतो. मद्रास रेजिमेंट आहे, राजपुताना रायफल्स आहे, राजपूत रेजिमेंट आहे, डोगरा रेजिमेंट आहे, सीख रेजिमेंट आहे, जाट रेजिमेंट आहे, पॅराशूट रेजिमेंट आहे, पंजाब रेजिमेंट आहे, ग्रेनेडियर्स आहेत, सीख लाईट इन्फंट्री आहे, मराठा लाईट इन्फंट्री आहे, गढवाल रायफल्स आहे, कुमाऊं रेजिमेंट आहे, आसाम रेजिमेंट आहे, बिहार रेजिमेंट आहे, महार रेजिमेंट आहे, जम्मू काश्मीर रायफल्स आहे, जम्मू आणि काश्मीर लाईट इन्फंट्री आहे, नागा रेजिमेंट आहे, गोरखा रायफल्स आहे, गोरखा रायफल्स आहे, त्याच्यानंतर तुमचं लडाख स्काउट्स आहे, अरुणाचल स्काउट्स आहे, सिक्कीम स्काउट्स आहे. इतक्या राज्यांच्या आज आपल्या संरक्षण खात्यामध्ये लोक आहेत आणि इतक्या रेजिमेंट्स आहेत. शत्रू दिसला की एकत्र तुटून पडतात ना. भाषेचा प्रश्न येतो कुठे? या देशामध्ये जेव्हा भाषावार प्रांतरचना झाली तीच या गोष्टींसाठी झाली ना, की प्रत्येक भाग तसे भाषांचे होते म्हणून. मग या सगळ्या गोष्टी का सुरू केल्यात तुम्ही? कशासाठी सुरू केल्यात? काय याच्या मागचं राजकारण? आत्ता सांगून ठेवतो. आज तुम्ही सगळेजण मराठी म्हणून एकत्र आलात. आज महाराष्ट्रामधला तमाम मराठी आज मराठी म्हणून एकत्र आला. टाळ्या वाजू नका. मी काय सांगतोय नीट ऐका. याचा पुढचं राजकारण ह्यांचं पुन्हा तुम्हाला जातीमध्ये विभागायला सुरुवात करतील. पुन्हा हे जातीचं कार्ड खेळायला सुरुवात करणार. मराठी म्हणून तुम्हाला कधी एकत्र येऊ देणार नाहीत. हे जातीपातीमध्ये विभागायला सुरुवात करतील. आता हे सुरू केलं. काल कोणीतरी ते व्यापाऱ्याच्या कानफडीत मारली मीरा भाईंदरला. त्याच्या काय इथे लिहिलं होतं काय गुजराती? पण एवढंही आपल्याकडे काही जे चॅनलमध्ये, मराठी नाहीत इतर चॅनलमध्ये, हिंदी आणि याच्यात गुजराती माणसाला मारला. कुठच्या गुजराती माणसाला मारला? बाचाबाचीमध्ये समोरचा गुजराती निघाला, इकडचा मराठी निघाला. त्याच्यामध्ये काय गुजरात्यानं मारलं का? केवढे व्यापारी आहेत. अजून तर काहीच केलेलं नाही. अर्थात त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही. विनाकारण उठसूट काही मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही. पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही.
पण चूक त्यांची असली पाहिजे. आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याचे व्हिडिओ काढू नका. आपल्यामध्येच त्यांना कळलं पाहिजे. कळलं का? मारणारा कधी सांगत नसतो, मार खाणारा सांगत असतो मला मारला म्हणून. त्यांना सांगू देत. पण याचा अर्थ उठसूट कोणालाही उगाच मारायचं काही कारण नाहीये. अनेक लोक आहेत, अनेक गुजराती लोक आहेत, माझ्या अनेक परिचयाचे आहेत. माझे एक मित्र आहेत नयन शाह म्हणून, त्याला मी गुजराती म्हणतो. तुमचा विश्वास बसणार नाही इतकं अप्रतिम मराठी तर बोलतोच, विनोदाचंही अंग आहे. आणि शिवाजी पार्क मैदानामध्ये फिरताना कानाला हेडफोन लावून पु ल देशपांडे ऐकणारा गुजराती आहे. मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की हे मराठीचं बाळकडू, आमच्यासाठी ते बाळकडूच होतं. मी मागे एक प्रसंग सांगितला होता, आज मुद्दामून तो प्रसंग सांगतो आपल्याला की हे आमच्या धमन्यांमध्ये आलं कुठून. मी एवढा महाराष्ट्रासाठी मराठीसाठी कडवट का झालो. लहानपणापासूनचे अनेक प्रसंग आहेत माननीय बाळासाहेबांबरोबरचे, पण मी एक प्रसंग कधीही विसरणार नाही. आणि तो 1999 सालचा आहे. त्या 1999 साली शिवसेना भारतीय जनता पक्षाची युती सरकार येणार नाही अशी परिस्थिती होती. पवार साहेब त्यावेळेला त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन केला होता. वेगवेगळे लढले होते. आणि मग सगळ्या त्या वादामध्ये, शिवसेना भारतीय जनता पक्षाच्या त्या वादामध्ये काहीच होईना. दिवसामागून दिवस चाललेत, परंतु काही होईना. एके दिवशी मी मातोश्रीला खाली बसलो होतो, दुपारची वेळ होती. अचानक 2 गाड्या लागल्या. साधारणपणे 3:30-4 वगैरे वाजले असतील. ते जरा वेळेला नाव विसरतो, पुण्याचं कोणतो जावडेकर, प्रकाश जावडेकर आणि काही मंडळी आली. मला म्हणाले, राज बाळासाहेबांना अर्जंट भेटायचं आहे. म्हटलं आत्ता ते भेटणार नाही. म्हटलं ती त्यांची झोपायची वेळ आहे. नाही म्हणे अर्जंट आहे म्हणे. म्हटलं नाही भेटणार. म्हटलं मी तुम्हाला सांगतो. म्हटलं काय विषय काय. म्हटलं मी बोलायचं काम करतो. म्हटलं काय विषय काय. त्यांना सांगा मुख्यमंत्री पदाचा विषय झालेला आहे. म्हटलं अच्छा, अरे वा. म्हटलं काय झालं. सुरेशदादा जैन यांना दोन्ही बाजूने आम्ही ठरवलंय की त्यांना मुख्यमंत्री करायचं. एवढं फक्त बाळासाहेबांना सांगायचं. ठीक. मी वर गेलो. रूममध्ये काळोख, शांतता. आम्ही अरे तुरेमध्ये बोलायचो म्हणून मी हाक मारली. म्हटलं हे काका गाढ झोपले होते. म्हटलं काका उठ. हे काका उठ. माझ्या बघितलं माझ्याकडे. काय रे. म्हटलं नाही ती सगळे खाली जावडेकर वगैरे सगळी मंडळी आली आहेत. म्हटलं बरं मग. नाही ते म्हणतात ते मुख्यमंत्री पदाचा विषय झालाय म्हणून. म्हटलं बघ. ते म्हणाले काय झालं. ते म्हणाले सुरेशदादा जैन यांना मुख्यमंत्री पदासाठी दोन्ही जणांनी सांगितलं की करायचं म्हणून. असं माझ्याकडे बघितलं त्यांनी. त्यांना जाऊन सांग महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री मराठीच होईल, दुसरा कोणी होणार नाही. मराठी या एका विषयासाठी मला तिकडे कळलं की या माणसाने सत्तेवर लाथ मारली. हे संस्कार ज्या पोरावरती झाले असतील तो मराठीसाठी तडजोड करेल काय. बाकी सगळ्या युत्या आघाड्या सगळ्या कुठच्याही गोष्टी होत राहतील. महाराष्ट्र, मराठी माणूस, मराठी भाषा याच्यावर तडजोड होणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत होणार नाही. याच्या पुढे देखील तुम्ही सर्वांनी
सावध असणं पण गरजेचं आहे आणि सतर्क असणं पण तेवढंच गरजेचं आहे. पुढे पुढे काय काय गोष्टी घडतील, काय काय गोष्टी होतील कल्पना नाही, परंतु मला असं वाटतं की ही मराठीसाठीची एकजूट ही कायम राहावी आणि महाराष्ट्रामध्ये सन्माननीय माननीय बाळासाहेबांचं जे स्वप्न होतं ते पुन्हा साकारावं अशी एक आशा, अपेक्षा आणि इच्छा व्यक्त करतो आणि आपल्या सर्वांची मी रजा घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद राजसाहेब. मलाही सांगा, आपल्या सगळ्यांपेक्षा आज जास्त आनंदी कोण झालं असतं? आपल्या सगळ्यांपेक्षा आज जास्त आनंदी कोण झालं असतं? ज्यांनी मराठी माणसाला उभं केलं ते हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाळासाहेब. आज त्यांची पुढची पिढी इथे मंचावर एकत्र येऊन मराठीचा गजर पुन्हा एकदा करते आहे आणि त्या आजोबांचे 2 लाडके नातू आज आपल्या समोर मराठीचा झेंडा पुढे नेण्यासाठी सज्ज झालेले दिसत आहेत. अमित ठाकरे इकडे उपस्थित आहेत, आदित्य ठाकरे उपस्थित आहेत. मी त्यांचंही स्वागत करतो. या वास्तूला NSCI डोम असं म्हणतात, पण इथे आज देश पाहतोय मराठी भाषेवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध पेटलेला मराठी जनमानसाचा आगडोंब. या सर्व मराठी प्रेमींना आता उत्सुकता आहे माननीय शिवसेना पक्षप्रमुख श्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे काय बोलतील. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. त्या बातम्या बऱ्याच वर्षानंतर राज आणि माझी भेट व्यासपीठावरती झाली. आता पंचायत अशी आहे की त्यांनी मला सन्माननीय उद्धव ठाकरे असं बोललेलं आहे. ठीक आहे. आणि साहजिकच आहे की त्याचंही कर्तृत्व आपण सर्वांनी पाहिलेलं आहे. म्हणून माझ्या भाषणाची सुरुवात करताना सन्माननीय राज ठाकरे आणि जमलेल्या माझ्या तमाम मराठी हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, अप्रतिम मांडणी राजनी केलेली आहे. माझ्या भाषणाची काय आवश्यकता आहे असं मला वाटत नाही, कारण आजच्या कार्यक्रमाची घोषणा झाल्यानंतर साहजिकच आहे सगळ्यांचं लक्ष हे आज भाषणाकडे आहे. पण वैयक्तिक मला असं वाटतं की आज आमच्या भाषणांपेक्षा आमचं एकत्र दिसणं हे महत्त्वाचं आहे. सर्वप्रथम मी इकडे समोर सगळेजण बसलेत, ज्यांनी ज्यांनी मराठी भाषेसाठी पक्षभेद विसरून एक मराठी माणसाची वज्रमूठ दाखवली, त्या सगळ्यांना धन्यवाद देतोय. दीपक पवार पण त्याच्यात आहेत, सगळेच आहेत, मुणगेकर साहेब आहेत, सुप्रियाताई आहेत, सगळेच आहेत. कोणाकोणीचे नाही. महादेवराव बसले. महादेवराव आपल्याला सुद्धा बऱ्याच वर्षांनी पाहिलं. काय वेळेला काय जानकर बी अंजान होते असं होतं. पण एक गोष्ट नक्की की आमच्या दोघांमध्ये जो काही अंतरपाठ होता तो आनाजी पंतांनी दूर केला. आता अक्षता टाकण्याची काय तुमच्याकडनं अपेक्षा नाहीये. एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी.
मला कल्पना आहे, आज मला कल्पना आहे की अनेक बुवा महाराज हे बिझी आहेत. कोण लिंब कापतंय, कोण टाचण्या मारतंय, कोण गावी जाऊन अंगारे दुपारे करत असेल, रेडे कापत असतील. त्या सगळ्यांना सांगतो, या सगळ्या भोंदूपणा विरुद्ध माझ्या आजोबांनी लढा दिला होता आणि त्यांचे आम्ही वारसदार म्हणून तुमच्या समोर उभे ठाकलेलो आहोत. नाही, हे सगळं आपणच करून ठेवलेलं आहे. भाषेवरनं जेव्हा एखादा विषय निघतो तेव्हा तो केवळ वरवरचा धरून चालणार नाही. मधल्या काळामध्ये अगदी दोघांनी, म्हणजे मी काय राजनैतिक आणि आपण सगळ्यांनी या नतद्रष्टांचा अनुभव घेतलेला आहे. वापरायचं आणि फेकून द्यायचं. आता आम्ही दोघं मिळून तुम्हाला फेकून देणार आहोत. आजपर्यंत वापर करून घेतलात. अरे डोक्यावरती जर का शिवसेना प्रमुख नसते तर तुम्हाला ओळखत कोण होतं या महाराष्ट्रामध्ये? कोणत्या भाषेत बोलत होतात? अगदी राज, तू सगळ्यांची शाळा काढली. मला एका प्रश्नाचं उत्तर पाहिजे, मोदींची शाळा कोणती? सगळ्यात उच्च शिक्षित आहेत. पण हे जे काय यांची मध्यंतर मी बोललो ना, भाजप ही अफवांची फॅक्टरी आहे. मधल्या काळात त्यांनी सुरू केलं होतं. उद्धव ठाकरेने हिंदुत्व सोडलं. हिंदुत्व ही कोणत्याही भाषेची मक्तेदारी नाही. आम्ही अस्सल मराठी बोलणारे तुमच्याही पेक्षा जास्त कडवट, कट्टर, देशाभिमानी हिंदू आहोत. तुम्ही काय आम्हाला हिंदुत्व शिकवताय? अरे 92-93 साली जेव्हा जे काय घडलं, देशद्रोही मातले होते, तेव्हा मुंबईतल्या अमराठी लोकांना सुद्धा हिंदू म्हणून माझ्या शिवसैनिकांनी, शिवसेना प्रमुखांच्या शिवसैनिकांनी व मराठी माणसांनी वाचवलेलं आहे. आणि देवेंद्र फडणवीस आज जे बोललेत, बातमी आली सगळीकडे, मी इकडे बातम्या आणल्यात. भाषेच्या नावाखाली गुंडगिरी सहन केली जाणार नाही. जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत. आम्ही गुंड. न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये. आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच. पण हे सगळे राजकीय वाडगे. देवेंद्र फडणवीसांची आजचं वक्तव्य म्हणजे मला संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या वेळेला सखा पाटलांनी केलेलं एक वक्तव्य आठवते. हे असेच तेव्हाचे, म्हणजे जो दिल्लीत बसतो त्याचे पाय चाटणारे इथले राज्यकर्ते असतात, ते त्यांना मी बाडगे म्हणतोय. कारण संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमध्ये मुंबई आपल्याला आपण मिळवली. आपण म्हणजे आपण मराठी माणसांनी. तेव्हाही तत्कालीन जे सत्ताधारी होते, हो अगदी काँग्रेस होतीच ना तेव्हा सत्तेवर, मुंबई मराठी माणसाला द्यायला तयार नव्हती. आणि तेव्हा सुद्धा एक मराठी माणूस, म्हणजे आज जे बोलतात ना आम्ही मराठी नाहीत का, अरे तुम्ही नुसतं नावाने मराठी आहात, तुमच्या अंगात मराठी रक्त आहे की नाही आता तपासावं लागेल. आणि सखा पाटील बोलले होते, यावश्चंद्र दिवाकरो, मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही. कशी नाही मिळत? झुकवलं, वाकवलं, गुडघ्यावरती आणलं मराठी माणसानी. आणि मुंबई आपल्या हक्काची, तुम्ही आता जी घोषणा घेतली ना, दिली ना, ती मुंबई आपल्या हक्काची आपण लढून आपण मिळून घेतली. कशासाठी हा सगळा तुम्ही घोळ घालतात? पण याच्या मागे मी जे माझ्या डोक्यात जो एक विचार आहे, पटतं की नाही बघा. हे यांचं सध्या जे काय चालू आहे, म्हणजे आधी आपल्याला सुद्धा वाटलं होतं. कारण तेव्हा काश्मीरमध्ये 370 कलम होतं, ते हटवण्यासाठी शिवसेनेने पाठिंबा दिला.
आणि तेव्हा यांनी घोषणा दिली होती, एक निशाण, एक प्रधान, एक विधान. बरोबर आहे, देश एक असला पाहिजे, संविधान एक असला पाहिजे, निशाण सुद्धा एकच, तो आपला तिरंगा असला पाहिजे. भाजपचं भांडी पुसायचं फडकं असता कामा नये. ते फडकं म्हणजे आमचा राष्ट्रध्वज नाहीये, पण ते सगळं चाललंय एक 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 एक. त्याच्यानंतर आता नवीन एक तुमणं काढलं, वन नेशन वन इलेक्शन. म्हणजे हळुवारपणाने हे सगळं काही एक 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 करत, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू आणि हिंदुस्तान मान्य आहे, पण हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही. तुम्ही किती कमिट्या करा, हिंदीची सक्ती तुमचे 7 पिढ्या उतरल्या तरी आम्ही लावू देत नाही. मग एक फेक नरेटिव्ह पसरवायचं. हे उद्धव ठाकरेच्याच काळातलं. अरे उद्धव ठाकरे एवढं काम करत होता, मग पाडलात कशाला गद्दारी करून? टाण्या बोंबललात तेव्हा. पण मी अभिमानाने सांगेन, माझ्या मंत्रिमंडळातले सहकारी इकडे बसले, जितेंद्र आव्हाड आहेत, आणखीन कोणी असतील. मी मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रामध्ये मी मराठीची सक्ती केली होती आणि केलीच, ज्याचा मला अभिमान आहे. काय केलं त्याचं तुम्ही? मराठी भाषा महाराष्ट्रामध्ये सक्तीची करावी लागली. का करावी लागली? कोण आहेत आमच्या मराठीचे दुश्मन, कोण आहेत? पण महाराष्ट्रामध्ये मराठीची सक्ती केल्यानंतर सुद्धा काही लोक कोर्टामध्ये गेले. ती गुंडगिरी नाही होत. पण आता कोणतरी एक तो भेडी असतं त्याचं नाव, ही यांची सगळी पिलावळ आहे. तोडा फोडा आणि राज्य करा. आपण ज्या काही गोष्टी केल्या होत्या, हे म्हणतात म्हणे शिवसेनेने आजपर्यंत काय केलं. शिवसेना म्हणजे आता राज, मी तुला माझ्या सोबतच घेतो, कारण आपण तेव्हा एकत्रच होतो, आता सुद्धा पुढे एकत्र चाललेलो आहोत. त्याच्यामुळे आपलं सगळं तेव्हाच म्हणतोय, आपला एवढ्या वर्षाचा कालखंड. मराठी माणूस म्हणे मुंबई बाहेर नेला. मराठी माणूस आम्ही मुंबई बाहेर नेला असं जर का तुम्हाला वाटत असेल, तर 14 सालानंतर तुम्ही मुंबई आणि महाराष्ट्राचे जे काही लचके तोडलेत, मुंबईतून सगळे उद्योगधंदे, महाराष्ट्रातून उद्योगधंदे सगळे पळवले. आर्थिक केंद्र गेलं, हिरे व्यापार गेला, मोठमोठी ऑफिसेस गेली. आपल्याकडे येणारे उद्योगधंदे जे आपल्या काळात येत होते ते कुठे गेले? मग काय तेवढाच हिंदुस्थान किंवा तेवढाच सगळे हिंदू आहेत? तेवढेच हिंदू आहेत. आम्ही सगळं करत होतो, केलं होतं. पण तुम्ही पहिल्या प्रथम आमच्यात गद्दारी करवलीत आणि तुम्ही आमचं सरकार पाडलं. ह्याचं कारण तुमचे जे मालक तिकडे बसलेले 2 व्यापारी, त्यांचे बूट चाटण्यासाठी तुम्ही हे सगळं करतात. हे इतक्या वर्षाचं सगळं सहन करत 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 आपण आलो. आपल्या डोळ्या देखत सगळे लचके तोडले जात आहेत. आपल्या दोघांनाही भांडवलं जात आहे आणि नतद्रष्टा आपल्या डोक्यावरती बसतायत. किती काळ सहन करायचंय? प्रत्येक वेळेला काही झालं की भांडाभांडी लावायची. आता सुद्धा तेच होणार. म्हणजे आम्ही एकत्र येणार, आल्यानंतर निवडणुकीपर्यंत एकत्र राहतील का? सत्ता प्राप्ती, काही जण म्हणतात की यांचा मराठीचा नाही, महापालिकेचा आहे. अरे नुसता महापालिकेचा नाही, तर आमच्या महाराष्ट्राचा आहे. आम्ही महाराष्ट्र सुद्धा काबीज करू. आज तर निवडणुका नाहीयेत. आमची सत्तेवरती जे शिवसेना प्रमुखांनी सांगितलं, अरे सत्ता काय, सत्ता येते आणि सत्ता जाते. पण आपली ताकद ही आपल्या एकजुटीमध्ये असली पाहिजे. दर वेळेला संकट आलं की आपण सगळे मराठी एकवटतो आणि संकट गेलं की आपणच एकमेकांमध्ये भांडायला लागतो. आता नको, हा नतद्रष्टपणा आता करायचा नाहीये, अजिबात करायचं नाहीये. कारण गेल्या विधानसभेत त्यांनी जे काही केलं,
बटेंगे तो कटेंगे. आपल्याला काय वाटलं होतं की हिंदू मुसलमानांमध्ये करतायत. हिंदू मुसलमान तर केलंच, पण त्यांनी खास करून केलं ते मराठीतर मध्ये केलं. म्हणजे यांची नीती आहे ती अशीच आहे जे गुजरातमध्ये त्यांनी केलं. गुजरातमध्ये गेल्या निवडणुकीत एक असा माहोल होता, मला वाटतं मोदी तेव्हा का त्यांच्या नंतर असेल माहित नाही, मला लक्षात नाही. वातावरण असं पेटलं होतं गुजरातमध्ये की बस आता पटेल यांना आपटेल. पण त्यांनी काय केलं बरोबर, पटेलांना भडकवलं, पटेलांना वेगळं केलं आणि पटेल तर सगळं एकत्र केलं. हरियाणामध्ये पण तेच केलं. जाट लोकांना भडकवलं, जाट लोक एकत्र झाले त्यांना वेगळं केलं आणि जाटे तर सगळा जो काही समाज होता तो एकत्र करून तिकडे सत्ता प्राप्त केली. महाराष्ट्रामध्ये तेच केलं, मराठ्यांना उचकवलं आणि मराठी तर सगळा एकत्र केला. बटेंगे तो कटेंगे ही भीती त्यांच्यामध्ये निर्माण केली की बघा ते एकत्र झालेत, तुम्ही जर का फुटलात तर ते तुमच्या डोक्यावर बसतील. झाले एकत्र. मराठी माणूस मराठी माणसाची भांडला आणि दिल्लीचे गुलाम आपल्या डोक्यावरती राज्य करायला लागले. आणि आपण त्यांच्या पालख्या व्हायच्या. नुसते पालख्यांचे भय होणार की तुम्ही कधीतरी आपल्या माय मराठीला पालखीमध्ये सन्मानाने बसवणार आहात. बस झालं, आता यांची जोखड फेकून दिली पाहिजे. एकमेकांमध्ये भांडून त्यांचे जे काही डाव आहेत ते करत असतात. मी पेपरमध्ये बघितलं, काल बघितलं, आज बघितलं. आमचे पंतप्रधान जगभर फिरतायत. काय तो मोठा पट्टा घातलाय, स्टार ऑफ घाना. कुठे आला घाना देश? इकडे घाण आणि तिकडे घाना, स्टार ऑफ घाना. पण एका बाजूला मोदींचा फोटो आणि दुसऱ्या बाजूला माझ्या महाराष्ट्रामधला शेतकरी कर्जबाजारी झालाय, त्याला बैल सुद्धा तर पोचत नाही, बैल मिळत नाही, म्हणून त्या नांगराचं जोखड घेऊन तो शेती करतोय. मग एका बाजूला हा शेतकरी त्याच्या खांद्यावरती गळ्यामध्ये ते नांगराचं जोखड आहे आणि तिकडे आमचे पंतप्रधान स्टार ऑफ घाना. लाज वाटली पाहिजे, लाज, खरोखर लाज वाटली पाहिजे. आणि आजच पेपरमध्ये बातमी आले, 2 बातम्या आल्या की लाडक्या बहिणीचं पोर्टल आता बंद, नव्याने नोंदणी होणार नाही, बसा बोंबलत आता. आणि त्याही पेक्षा सगळ्यात भयानक गोष्ट म्हणजे संपूर्ण देशामध्ये सगळ्यात जास्त कर्जबाजारी शेतकरी कुठे असतील तर ते आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, कर्ज काढतच राहणार. आणि ही यांची जी काही खेळी आहे, आपापसात भांडवायचं. मी एक साधी गोष्ट केली होती. जितेंद्र, तुम्हाला माहिती असेल, आपण तिकडे चौपाटीला, जिकडे बिर्ला मातोश्री का बिर्ला क्रीडा केंद्र काय आहे, मराठी रंगभूमीचं दालन, मराठी रंगभूमीचा इतिहास सांगणारं दालन, त्याची निर्मिती करण्याचे सगळे आदेश वगैरे राज्यात सगळं झालं. आराखडा मंजूर केला मी. आणि 2-3 महिन्यापूर्वी बातमी आली की तो आराखडा यांनी केराच्या टोपलीत टाकला, ती जागा यांच्या मालकाच्या मित्राच्या घशात टाकतात. हा मराठीचा तुमचा अभिमान? मराठी भाषा भवनाची त्याचं भूमिपूजन मी केलं होतं. माझ्या सोबत अजित पवार होते उपमुख्यमंत्री. कुठे गेलं मराठी भाषा भवन? कुठे गेलं मराठी भूमीचं रंगभूमीचं दालन? का तुम्ही आमची मराठी मारतात? का तुम्ही आमच्यावरती सक्ती करता आहात? अनेकदा सांगितलं की आम्ही कोणत्याही भाषेच्या विरोधात नाही आहोत, पण जर आमच्यावरती सक्ती करण्याचा प्रयत्न केला तर आमची शक्ती काय ती एकदा तुम्हाला अशी दाखवू की पुन्हा तुम्ही कधी डोकं वर नाही काढणार, पुन्हा डोकं वर काढणार नाही. या सगळ्या गोष्टींकडे आपण आज एकत्र आलेलो आहोत. पुन्हा आपल्यामध्ये काड्या घालण्याचे उद्योग होतील, कारण त्यांचा धंदाच तो आहे. एकतर कुठे, मी नेहमी सांगतो, कोणाच्याही लग्नामध्ये भाजपवाल्यानं बोलवू नका. येतील मस्त श्रीखंड, बासुंदी, पोळ्या बिळ्या खातील आणि त्याला नवरा बायकोत भांडण लावून दुसऱ्या लग्नात जेवायला जातील. बरं, एवढं केलं तरी बरं, नाही तर त्या पोरीलाच पळून घेऊन जातील. कारण ह्यांचं स्वतःच असं काहीच नाहीये.
कोणत्याही लढ्यामध्ये कधीही भाजपा नव्हता. अगदी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये सुद्धा भाजप हा सगळ्यात शेवटी आला आणि 57ची निवडणूक झाल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा बाहेर पडला. हे जनसंघ, तेव्हा त्यांचा जो राजकीय नाव होतं जनसंघ, यांच्याकडनं आम्ही देशाभिमान शिकायचा, यांच्याकडनं आम्ही महाराष्ट्राचा अभिमान शिकायचा. आणि आम्ही आपापसात भांडून ह्यांना सगळं काही बहाल करून टाकायचं, या सगळं विकून टाका, सगळा सत्यानाश करून टाका. अरे आपली मुंबईच्या चिंधड्या उडवल्या जात आहेत. अख्खी मुंबई कोणाच्या घशात घालतायत? कोणाच्या? बघत बसायचं सगळं. म्हणजे आज सगळ्यात जास्त जर कोणी जमिनीचा मालक मुंबईमध्ये असेल तो यांच्या मालकाचा मित्र आहे, अदानी. कोणाची जागा? कोणी रक्त सांडलं? कोणी ते हुतात्मा स्मारकाला वंदन करताना सुद्धा आपल्याला लाज वाटली पाहिजे. अरे त्यांनी तर रक्त सांडलं, बलिदान केलं, पण त्यांनी रक्त सांडून मिळून गेलेली मुंबई जर का आपण राखू शकणार नसू तर आपल्याला लाज वाटली पाहिजे, शरम वाटलं पाहिजे. म्हणून त्या रक्ताची शपथ घेऊन मुंबई आणि मराठीच्या रक्षणासाठी आपल्याला उभं राहायला पाहिजे. ठीक आहे, असतील, होते मत, पटली होती, पटले नसतील, पण याच्या पुढे मराठी आणि महाराष्ट्र धर्माचं रक्षण करणं. आमचा हनुमान चालीसाला विरोध नाहीये, पण मारुती स्तोत्र आम्हाला का विसरायला लावताय? मारुती स्तोत्र आहे ना, भीमरूपी महारुद्रा. आमचा जय श्रीरामला विरोध नाहीये, पण भेटल्या म्हटल्यानंतर राम राम हे म्हणणारे आम्हीच मराठी. हे तुम्ही आता जय श्रीरामची घोषणा द्यायला लागलात, पण जय जय रघुवीर समर्थ सांगणारे समर्थ रामदास त्यावेळेला आमचे होऊन गेले. त्यांनी आम्हाला पहिल्यांदा रामाची भक्ती शिकवली. त्याच्यामुळे यांचा काही आगा नाही, पिछा नाही. राजकारणातले हे व्यापारी आहेत, वापरा आणि फेका. तो एक गद्दार काल एक बोललाय, जय गुजरात. किती लाचारी करायची? म्हणजे तो पुष्पा पिक्चर पाहिल्यात तुम्ही सगळ्यांनी, दाढीवरनं हात फिरवून झुकेगा नाही साला. तसे हे गद्दार म्हणतात उठेगा नाही साला. कुछ भी बोलो उठेगाही नाही. अरे कसा उठणार? आहे का तुझ्याकडे उठण्यासारखं? म्हणजे विचार मी म्हणतोय. अरे विचार वगैरे मी म्हणतोय. हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध न करणारा बाळासाहेबांच्या विचाराचा पाईक असू शकेल? आपला मालक आला म्हणून त्याच्यासमोर जय गुजरात म्हणणारा आपल्या बाळासाहेबांच्या विचाराचा पाईक असू शकेल? मग आता जे मला वाटतं कुठल्या एबीपीचं होतं ना, उघडा डोळे बघा नीट. डोळे उघडलेत, पण आता जर का डोळे उघडले नाही तर पुन्हा कधी उघडण्याची वेळ येणार नाही, कायमचे मिटून जातील. आत्ताच डोळे उघडा, आत्ताच जागे व्हा. आणि आता आलेली जाग जर का जाणार असेल तर मग मात्र स्वतःला मराठी आईची मुलं म्हणू नका, अजिबात म्हणू नका. आणि शिवसेना प्रमुखांनी जे काही शिकवलं, एक तर कोणावर अन्याय करू नका, पण तुमच्या अंगावर जर का कोणी हात उगारला तो हात जागेवरती ठेवू नका. देवेंद्र फडणवीस भाषिक गुंडगिरी सहन करणार नाही तुम्ही म्हणता आहात. मला एक मराठी माणूस असा दाखवा की जो आपल्या देशात इतर राज्यामध्ये जाऊन गुंडगिरी करू शकतो. हिम्मत आहे त्याची? एक मराठी माणूस दाखवा. पण तुमचे सगळे चेले चपाटे उठतायत, कोणावरही आरोप करतायत, तमाशे करतायत. अरे कोणताही मराठी माणूस किंवा कोणताही भाषिक इतर प्रांतीय भाषेत तिकडे गेला, राज्यात गेला आणि दादागिरी करण्याचा प्रयत्न केला तर उभा चिरून टाकतील तिथली लोक. बंगालमध्ये जाऊन बघा, तमिळनाडूमध्ये जाऊन बघा. मग आम्ही आमच्या घरामध्ये आमच्या न्याय हक्काची गोष्ट केली, बरं कोणाशी भांडतो आम्ही? इथे सुद्धा काही अमराठी आले असतील, जसं राजने सांगितलं तसे आपले सगळ्यांचे अमराठी अनेक मित्र आहेत.
पण त्यांच्यामध्ये आम्ही गुण्यागोविंदाने नांदतोय. मग हे गुण्यागोविंदाने नांदले, एकत्र राहिले तर आपली पोळी कशी भाजली जाईल. म्हणून तुम्ही आमच्या एकजुटीमध्ये विषाचा खडा टाकतात. हे सगळे तुमचे डाव आता उघड झालेले. तुम्ही वाटेल ते करा, पण मी आज महाराष्ट्राला आवाहन करतोय, म्हणजे विनंती करतोय की यापुढे कोणत्याही पक्षाचे आपण असू, जसं संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या वेळेला मराठी माणसाची एकजूट झाली होती, तशी एकजूट जर का आपण सगळ्या पक्षांनी मिळून, अगदी भाजप मधल्या मराठी माणसांनी सुद्धा त्याच्यामध्ये आलं पाहिजे. का नाही यायचं? ज्या राज्यामध्ये राहता, ज्या मातीमध्ये तुम्ही जन्माला आलात, ज्या आईच्या पोटी जन्म घेतलात, तिचे उघड उघड जर का हे धिंडोडे काढणार असतील आणि आपण आपले पक्षीय भेदाभेद घेऊन त्यांना पायघड्या घालणार असू, तर असं षंडाचं जीवन जगण्यापेक्षा मेलेलं बरं. महाराष्ट्र हा शूरांचा आहे, वीरांचा आहे, दगडांचा आहे, पण यांच्यासारखा धोंड्यांचा नाहीये. ही आपण आता एक शपथ घेतली पाहिजे. घेताय तुम्ही? घेतलेत की एकजूट केवळ आमचा कार्यक्रम. मी राजला परवा फोन केला, अरे जसं काय आपल्या पिक्चरचा प्रीमियर होता असं सगळेजण विचारतात आज कसं येऊ. हा प्रीमियर असेल, पण आजपासून सुरुवात झालेली आहे. आजपासून सुरुवात झालेली आहे. एक तर आम्ही कोणाशी दादागिरी करणार नाही, पण कोणी दादागिरी केली तर आम्ही ती सहनही करणार नाही. शिवसेना प्रमुखांनी तेव्हा जे सांगितलं होतं तेच परत एकदा सांगतोय. मराठा मराठेतर, ब्राह्मण ब्राह्मणेतर, 96 कोळी 92 कोळी, स्पृश्य अस्पृश्य, घाटी कोकणी, हे सर्व भेदाभेद गाडून मराठी माणसाची भक्कम एकजूट बांधा. आणि शेवटी एक आवाहन करतो, हे सगळ्या मराठी माणसांना आणि मराठी प्रेमींना आहे, तुटू नका, फुटू नका आणि मराठी ठसा पुसू नका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद उद्धव साहेब. या कार्यक्रमाला खास जे उपस्थित राहिले होते, कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी, सौ सुप्रिया सुळे, कॉम्रेड अजित नवले, महादेव जानकर साहेब, जयंत पाटिल साहब और जितेंद्र आवाड़ साहब और इतर अनेक नेता हैं. और अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें. तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शुभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज़ TV. नमस्कार. नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन. कीप वॉचिंग MNS न्यूज़.